हेलो फ्रेंड्स। इमेजिन करिए आप सुबह उठे हो और थका थका महसूस कर रहे हो और ऐसा लग रहा है हेडेक हो रहा है, मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं जा पाए, पूरे दिन आपको थकान हो रही है, काम में मन नहीं लग रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो हो गई है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रात को 6-7 बार यूरिन के लिए उठना पड़ा बार बार। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसे आप अकेले नहीं है, क्योंकि आज जो हमारे साथ जो पेशेंट है अमीलाल जी, वो 58 ईयर्स के 58 ईयर्स के हैं। उनको रात को 6 से 7 बार यूरिन के लिए उठना पड़ता था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने एक अल्ट्रासाउंड कराई, अल्ट्रासाउंड में देखा प्रोस्टेट पता नहीं कैसे कि थोड़ी प्रॉब्लम तो पहले थी, पर प्रोस्टेट एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो और डॉक्टर ने बोला कि भाई कुछ दिन तो दवाई दी, लेकिन दवाई से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो उनको हर डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, प्रोस्टेट की सर्जरी करनी पड़ेगी। आपको जो डिजीज हुई है उसका नाम है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। दोस्तों, मैंने उनके साथ उनके क्या ट्रीटमेंट मैंने उनको ऑफर किया, कैसे उनका उनका वो डिजीज को हमने ठीक करने की कोशिश की, कितना वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में हम आगे जानेंगे। तो इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं गारंटी से बोलता हूँ कि ये प्रोस्टेट की बीमारी तो हर घर में होनी ही होनी है, और किसी के पिताजी को, दादाजी को, नाना जी को होनी ही होनी है। डेफिनेटली आप उनकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद कर पाओगे, भविष्य में आपको खुद को भी होनी है। मैं हूँ डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूँ, मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं प्रोस्टेट की डिजीज में काफ़ी मतलब बेसिकली मेल और फीमेल इनफर्टिलिटीज में और प्रोस्टेट टाइप की डिजीज में, वेन्स और आर्टरी में काफ़ी ज़्यादा डील करता हूँ। करीब 5,000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुका हूँ, जो कि मिनिमली इन्वेजिव होते हैं, और काफ़ी पेशेंट्स को हम बिल्कुल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी ठीक कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आ रहा हो, आप मुझसे बेझिझक होकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, चाहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं शॉर्ट में बात करता हूँ कि प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता क्या है। दोस्तों, एक प्रोस्टेटिक ग्रंथि होती है जो कि पेशाब की थैली के बिल्कुल नीचे की तरफ होती है, और पेशाब की थैली से जो यूरिथ्रा यानी कि पेशाब की जो ट्यूब निकलती है वो उस प्रोस्टेट के बीच में से होकर गुजरती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो प्रोस्टेट डेफिनेटली वो बढ़ती है साइज में, 100% बढ़ेगी। धीरे किसी की धीरे बढ़ती है, किसी जल्दी बढ़ती है, किसी की कम एज में बढ़ती है, किसी ज़्यादा एज में बढ़ती है। वो बढ़ती है, और जैसे जैसे वो बढ़ती है वो उस जो ट्यूब है पेशाब की तो उसको दबाती है, तो आपका जो यूरिनरी ब्लैडर से नीचे आना चाहिए, वो उतनी धार से, उतनी स्पीड से, उतने प्रेशर से नहीं आ पाता है। तो आपका पूरा यूरिन एक बार में पास नहीं हो पाता है, यूरिन ब्लैडर में रुकता है, और ब्लैडर में रुकता है तो उससे आपको बार बार यूरिन आता है, आपको अर्जेंसी फील होती है, बार बार फ्रिक्वेंसी फील होती है, और आप काफ़ी इससे परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का ओनली एकमात्र ट्रीटमेंट है ऑपरेशन? डेफिनेटली नो। मैं बोलता हूँ ग्रेड 1, ग्रेड 2 यानी अर्ली स्टेज में, या ग्रेड 3 तक भी, या फिर हाई ग्रेड में भी, अगर कुछ पेल्विक एक्सरसाइज के थ्रू, कुछ अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू, या कुछ बेसिक मेडिकेशन के थ्रू अगर वो ठीक हो रहा है, तो किसी भी प्रकार के कोई भी ऑपरेशन की कोई भी जरूरत नहीं होती है, किसी भी तरह के ही। ये डैम श्योर है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर ये हो गया तो इसका ऑपरेशन इलाज है। नहीं, मैं बोलता हूँ करीबन 90-95% लोगों को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन अगर वो जो इतना कंप्रेस हो रहा है कि आपको इन सब दवाइयों के बाद, सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बाद भी किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आपको अपने सिम्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो उसके कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है जो कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, सालों से हो रहा है, जिसको TURP बोलते हैं। और दूसरा होता है जो कि अभी रिसेंट ट्रीटमेंट है इसका, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी पुराना है, पर इंडिया में 4-5 साल से अच्छा चल रहा है। इसका नाम है प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन आखिर होता क्या है, बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या है? देखिए, ये हमारा मेन टारगेट क्या है कि जिस ऑर्गन को जो ब्लड जा रहा है, अगर उसकी ब्लड सप्लाई को आप कम कर दोगे, तो वो ऑर्गन धीरे धीरे उसका वो बड़े हुआ पार्ट श्रिंक हो जाएगा। ओनली एक सिंगल कंसेप्ट ये फाइब्रॉइड में, यही इसमें, कि हम दोनों साइड की प्रोस्टेटिक आर्टरी में जाते हैं, कोई चीराफाड़ी नहीं, या तो हाथ की नस के थ्रू या जांग की नस के थ्रू जाते हैं, पतली सी ट्यूब लेके, और उस प्रोस्टेटिक जो आर्टरी है उसमें माइक्रो कैथेटर की मदद से घुसते हैं, और उसमें PVA पार्टिकल डाल के आ जाते हैं, बस। और देखो, बोलना बहुत आसान है, हमारे लिए थोड़ा टफ पड़ता है। आपके लिए किसी तरह की चीराफाड़ी नहीं है, कोई टाकापिटी नहीं है, कोई बेहोश नहीं करते, कोई बेड रेस्ट नहीं है, कोई इन्फेक्शन की संभावना नहीं है, किसी तरह का कोई कैथेटर नहीं लगाना है, किसी तरह का भी कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी रिकवरी के चांस कैसे हैं, तो मैं ये बोलता हूँ कि 7 से 8 दिन में आपको हल्का फुल्का फ़र्क महसूस होना चालू हो जाएगा। करीबन 1 से 1.5 महीने में आपको 50 से 60% फ़र्क महसूस हो जाएगा, और 6 महीने के आसपास में आपको अच्छा फ़र्क होना महसूस हो जाएगा। क्या फ़र्क किस रूप में? कि आपको जो यूरिन का प्रेशर बार बार बनता था वो कम हो जाएगा, यूरिन का फ्लो अच्छा हो जाएगा, आपके सिम्टम्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएंगे, आपकी प्रोस्टेट का साइज श्रिंक, आप जब अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो प्रोस्टेट का साइज श्रिंक हो जाएगा। अब डिफरेंस क्या है सर्जरी उसकी भी? सर्जरी में देखिए, कैथेटर लगाना पड़ेगा, इन्फेक्शन के चांस भी होते हैं, बेड रेस्ट भी करना पड़ता है, कहीं ना कहीं एक इन्वेजिव प्रोसीजर्स है, एनेस्थीसिया भी दिया जाएगा। और इसके जस्ट अपोजिट है वो सब, उसमें होता है किस तरह का कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है एम्बुलेशन में, कोई चीराफाड़ी नहीं होती, कोई टाकापिटी नहीं होती, बहुत कम एंटीबायोटिक चलती है, अगले दिन आप अपने काम पे जा सकते हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं।
ये सब है। एक कॉमन क्वेश्चन है कि पीए के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन से? देखिए मैं बहुत ज़्यादा इंडिया के एक है ना, एक बहुत लोअर मिडिल क्लास कंट्री है, तो मैं सबको ये एडवांस ट्रीटमेंट ऑफर इसलिए नहीं कर पाता कि कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो पर मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, एटलीस्ट वो पेशेंट जो जिनके लिए अफोर्डेबल है। दूसरा वो पेशेंट जिनकी सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अभी एलिजिबल ही नहीं है, यानी किसी का हार्ट डिजीज है, किसी का हार्ट 10-20% ही काम कर रहा है, एनेस्थेटिक क्लियरेंस नहीं है, बहुत हाई ब्लड प्रेशर रहता है, या कोई और कॉमॉर्बिडिटीज है, कोई और बीमारी है, तो उसके लिए ये बहुत ही शानदार प्रोसीजर है, बहुत ही शानदार प्रोसीजर। आप उनमें डेफिनेटली करना चाहिए। अदरवाइज हम मोस्टली प्रोस्टेट का साइज सिग्निफिकेंटली लार्ज हो, 50 साल से ऊपर की एज हो, ये सब कुछ कॉमन क्राइटेरिया है जिसमें हम प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन को हम ऑफर करते हैं। दोस्तों, जो पेशेंट थे अमीलाल जी, उनका भी हमने प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन किया। उनको हमने बताया तो उन्होंने अपने बेटे को हाथों हाथ घर से बुला लिया। उसने भी समझा, दोनों ने म्यूचुअल कंसेंस बनी। हमने उनका प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन किया। ऑल्दो थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि एक साइड की आर्टरी तो बहुत आसानी से हो गई थी, दूसरी साइड की आर्टरी को होने में टाइम लगा। करीबन हमें 1 घंटे का समय लगा। लेकिन वो सब जग रहे थे, किसी तरह की कोई चीराफाड़ी नहीं थी, कोई टाकापिटी नहीं थी। अगले दिन हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया, कुछ दिन एंटीबायोटिक दी। आज करीबन मेरे को लगता है 4 से 5 महीने हो चुके हैं एंड ही इज़ फीलिंग गुड। वो बोले सर मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे को रात को यूरिन ऑलमोस्ट, अब मेरा जो 6 से 7 बार होता था, अब मैं करीबन 1 बार जाता हूँ, कभी-कभी 1 बार भी नहीं जाता हूँ, और मेरे को ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये उनकी वो है। कोइंसिडेंटली टेस्टिमोनियल्स में सबका रिकॉर्ड नहीं कर पाता, कभी-कभी तो कुछ सर्कमस्टेंसेस और कभी-कभी पेशेंट की अनविलिंग। तो वो है, मैं कोशिश करूँगा कि इनका टेस्टिमोनियल भी आपको दिखाऊँ ताकि इसकी ऑथेंटिसिटी बढ़े। क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि ये स्टोरीज ऐसी फेक भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं केवल और केवल वो स्टोरी दिखाने की कोशिश करता हूँ जो कि रियल टाइम मेरा अनुभव हो रहा है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर वैरिकोसील के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, उसका लाइव केस, उसके क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे एम्बुलेशन और सर्जरी में क्या डिफरेंस होता है, उन सब की वीडियो दे के मैं लिंक दे रखे हैं, उनका आप जाके देखिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहे और एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, धन्यवाद।